आदरणीय इस हाल में उपस्थित हमारे सभी उपासक भाई, उपासिकाएं, हमारी बहनें, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले तो मैं देश के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काफ़ी दूर से, कई साथी तो हमारे ऐसे आए हैं जो 3-3 दिन तक उनको ट्रेन में चलना पड़ा है। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। और कल जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन आपने किया, ये जंतर मंतर क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जो लोग देश के सरकार या राज्यों की सरकार या संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब कानून का दुरुपयोग करते हैं या लोगों के अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उनका हनन करते हैं, तो हमारे संविधान ने लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता प्रदान की है कि वो अपनी बात ये संसद के समक्ष धरना देकर, प्रदर्शन करके, आंदोलन करके वो सरकार या सिस्टम का ध्यान आकर्षित करा सकता है। ये प्रत्येक नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है। जंतर मंतर क्या है? चूंकि संसद भवन को कोई नुकसान ना हो, व्यवस्था ठीक से चले, लॉ एंड ऑर्डर ठीक से रहे, इसलिए जंतर मंतर एक स्थान निर्धारित कर दिया गया है कि जो भी साथी पूरे देश के अपनी बात कहना चाहते हैं, उनके लिए ये ग्राउंड है। जंतर मंतर का मतलब है संसद भवन। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जो आपने प्रोग्राम किया है उसका मतलब है संसद भवन। संसद भवन के नज़दीक जंतर मंतर एक स्थान सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि संविधान आपको अनुमति देता है, इजाज़त देता है, आप अपने दुख तकलीफ की बात बड़े से बड़े पदाधिकारी के विरोध में भी कह सकते हैं। तो आपने कल ये बहुत बड़ा काम किया है। जिस संगोल के खिलाफ, जिस राजतंत्र की निशानी के विरोध में बड़ी बड़ी ताकतों की हिम्मत नहीं हुई है, वो काम आपने छोटा सा होकर एक आम नागरिक की हैसियत का व्यक्ति होने के बाद आपने बड़ी बड़ी ताकतों को कल चैलेंज करने का काम किया, चुनौती देने का काम किया है। आप लोगों ने वहाँ से कहा है कि हमको लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र की निशानी पसंद नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। यदि ऐसा आप लोग नहीं करते तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इतिहास लिखते हैं, उनको इतिहासकार कहा जाता है। वो दिखाई नहीं पड़ते, उनकी कलम चलती रहती है। और जब इस संगोल का इतिहास लिखा जाता, नए संसद भवन का इतिहास लिखा जाता, तो ये लिखा जाता कि सिंगोल की स्थापना जब नई संसद भवन में हुई थी, तब भारत के किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया था। इसका मतलब ये निर्विरोध था, अर्थात पूरे देश की सहमति से इसको स्थापित किया गया था। इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाता। लेकिन कल के आपके धरना प्रदर्शन ने उसको ब्रेक कर दिया है, उसको रोक दिया है। जो भी इतिहासकार इतिहास लिखेंगे, उनको लिखना पड़ेगा कि बुद्ध, फूले, साहू अम्बेडकर, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नारायणा, पेरियार, बिरसा मुंडा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोगों ने इसका विरोध किया था संसद भवन पर। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। हमको 17 अगस्त 1932 को जो अधिकार मिले कम्युनल अवार्ड के माध्यम से, उसकी नींव 1919 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा रखी गई थी। एक मेमोरेंडम ब्रिटेन गवर्नमेंट को बाबा साहब के द्वारा दिया गया था कि हमारे देश की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से है। और 1927 में उसका ब्रिटेन सरकार ने संज्ञान लिया और एक साइमन कमीशन भेजा, और 17 अगस्त 1932 को उसकी रिपोर्ट आई। तो ये जो काम होते हैं ना, उस वक्त एक चिट्ठी थी 1919 में, वो एक लेटर था, केवल एक लेटर था। 1927 में आयोग बन गया वही लेटर,
और 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से वो अधिकार हमको हासिल हुए। और 1935 में जो भारत का प्रथम संविधान बना, फर्स्ट इंडिया एक्ट जिसको लोग कहते हैं, उस एक्ट में ही हमारे राजनीतिक सामाजिक अधिकार सुरक्षित हो गए थे। देश बाद में आज़ाद हुआ था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आज़ादी के बाद हमको मिला। हमारे अधिकार आज़ादी से पहले ही कंफर्म हो गए थे, सुरक्षित हो गए थे। इसी तरह से कल का जो आपका प्रोग्राम है वो भी ठीक इतिहास की एक नींव है कि भाई भारत के छोटे छोटे अनुयायी ने, छोटे छोटे लोगों ने, जिनकी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, जिनका कोई बड़ा कद नहीं है, जिनके पास कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, जिनके पास कोई बड़ी संपदा नहीं है, ऐसे हजारों लोगों ने इस संगोल का विरोध पार्लियामेंट जंतर मंतर पे किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हमको लगता है बड़ा छोटा काम होगा, लेकिन आज के 20 वर्ष बाद ये बहुत बड़ा काम होगा, आने वाली जनरेशन के लिए एक दस्तावेज होगा। और चूंकि जंतर मंतर पर पूरी दुनिया, लगभग 200 देशों के उनका मीडिया रहता है, उन देशों की गुप्तचर एजेंसी रहती हैं जो कैमरे की तरह रहती हैं, बोलती नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन उनकी कलम चलती है और वो अपने देश को अवगत कराते हैं। आप ये मान लीजिए कि कल के आपके इस आंदोलन ने देश के लगभग 200 देशों में भी ये सूचना देने का काम किया है कि 28 मई को जो काम 28 मई 2023 को जो संसद में काम हुआ था उसका विरोध भारत के लोग करते हैं, खास करके बुद्ध और अम्बेडकर के लोग तो जबरदस्त विरोध इसका करते हैं। इसलिए मैं ये बातें आपको याद दिलाइए कि हमारे साथी कुछ सोच रहे होंगे कि भाई 3 दिन से हम उधर से चले, 2 दिन इधर रहे, 3 दिन फिर चलेंगे, 8-10 दिन हमारे खराब हो गए, 10,000 रुपये खराब हो गए, 20,000 रुपये खराब हो गए। तो ये खराब नहीं हुए हैं, ये आपने अपने नाती पोते बेटों आने वाली नस्लों के लिए इतिहास बनाने का काम किया है। ये इतिहास बनाने का काम आप लोगों ने किया है। अब हमारी जो मूल समस्या है जो 100 करोड़ लोग हैं, अभी हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। बुद्ध का जो धम्म है वो 140 करोड़ लोगों के लिए है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिस देश में रहता हो, प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए तथागत का धम्म है, उनकी शिक्षाएं हैं। लेकिन अभी हम सबकी बात नहीं कर रहे, हम भारत में केवल उन 100 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं जो न कभी हिंदू थे, ना कोई दुनिया का ग्रंथ, दुनिया का शंकराचार्य उनको हिंदू साबित कर सकता है। तो सवाल खड़ा होता है, जब वो हिंदू नहीं थे तो कौन थे? निश्चित रूप से प्राचीन काल के वो लोग बौद्ध हैं, जिनको हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 100 करोड़ है, लेकिन ये 100 करोड़ की जनसंख्या रखने वाले बहुजन समाज को, जिनकी संख्या मात्र 2-2.5% है, उन्होंने इनको अपने षड्यंत्र में फंसा लिया है। ये उनके चक्रव्यूह के शिकार हैं, चक्रव्यूह के शिकार हैं। और जो चक्रव्यूह का इनको शिकार किया गया है वो धर्म का सहारा लेके किया गया है। धर्म की मदद लेकर, धर्म की आस्था और श्रद्धा का अफीम पिलाकर उनको अपने वश में किया गया है। एक तरह से उनका वशीकरण कर लिया गया। तो अब हमारे सामने समस्या ये है कि जिनका वशीकरण कर लिया गया है, लगभग 100 करोड़ लोगों का, उनको उस षड्यंत्र से, उस वशीकरण से निकाला कैसे जाए, कैसे उनको निकाला जाए? तो उन्हें वहाँ से निकालने के लिए हमने हमारे संत गुरुओं का, हमारे महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष है, तो हमें उसको, उनके जीवन संघर्ष को एक टूल बनाना है, हथियार बनाना है। जो हमारे संत गुरुओं का जीवन संघर्ष है उसको हमें हथियार बनाना है, उसको हमें इस्तेमाल करना है। और इसमें सबसे बड़ा जो हमको इस्तेमाल करना है वो करना है तथागत गौतम बुद्ध का धम्म।
उनकी शिक्षाएं, उनकी विचारधारा। तो हमें हमारे 100 करोड़ लोगों की, बाकी जो छूट गए उनके लिए भी काम करेंगे। उस साथी ऐसा ना सोचे कि भाई उनको 40 करोड़ लोग जो छूट रहे हैं, क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन पहली पंक्ति में वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। देखिए, जो ये मानता है कि मैं तो ईश्वर की संतान हूँ, मुझे तो ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि के रूप में जन्म दिया है भारत की धरती पे, तो वो अपने इस बात को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है बहुत जल्दी? नहीं हो सकता ना। जिसने ईश्वर को जन्म दिया है, ईश्वर का सहारा लेकर जो पूजनीय बना है, वो बहुत जल्दी वहां से निकलने वाला नहीं है। इसी तरह से मुसलमान, हम ये उम्मीद करें कि बहुत जल्दी मुस्लिम समाज को हम वहां से निकाल कर यहाँ ले आएंगे, ये बहुत जल्दी संभव नहीं है। इसी तरह से ईसाई, अगर हम ऐसा कोशिश करें कि उन्हें बहुत जल्दी वहां से ले आएंगे ये तो निश्चित है, लेकिन पहली लाइन में ले आएंगे, पहली कतार में उनको खड़ा कर लेंगे, ये संभव नहीं है। तो संभव क्या है? संभव ये कि जो वर्ण व्यवस्था के शिकार हैं, जो जातिवाद के शिकार लोग हैं, जो हजारों वर्षों से शोषित और पीड़ित हैं, वह लोग जल्दी महापुरुषों के विचारधारा को समझ सकते हैं, वह जल्दी आपके साथ खड़े हो सकते हैं। तो हमें उनके लिए काम करना है, उनको वहाँ अंधविश्वास से, पाखंडवाद से, या हम कहें एक षड्यंत्र से उनको निकालना है। तो निकालना है, उसके लिए 2 चीजें हमारे पास है। पहली चीज, उनको फंसा के किसने रखा है? भाई अगर निकालना है तो कहीं फंसा होगा ना बंदा। निकालने की समस्या अगर सामने खड़ी है तो निश्चित रूप से वो कहीं फंसा होगा। तो किसने फंसा के रखा है? तो इस पे हम चिंतन करते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आरएसएस ने अपनी प्लानिंग से इस देश के मूल निवासी 100 करोड़ लोगों को फंसा के रखा है, उनकी घेराबंदी कर रखी है ना, ये समस्या है। तो जब आरएसएस ने 2-2.5% संख्या रखने वाले लोगों ने ये जाना कि हम अपने नाम से इतने बड़े समूह को, इतने बड़े जनाधार पर कब्जा नहीं कर सकते, उन्हें नहीं फंसा सकते, तो उन्होंने फिर दूसरे तरह से उनको गुमराह करके फंसाया है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आरएसएस जैसे ताकतवर संगठन ने यदि उनको अपने शिकंजे में, अपने षड्यंत्र में फंसा रखा है, तो उन लोगों को वहां से निकालने के लिए आपको भी एक राष्ट्रीय लेवल का प्रशिक्षित लोगों का सशक्त संगठन की आवश्यकता है। जैसा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई जैसा है उसके लिए वैसा ही हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक ऐसा संगठन हमको चाहिए देश में जो आरएसएस के मुकाबले पूरे देश पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव हो, सक्रिय हो, और उसमें आरएसएस की तरह समर्पित लोगों का एक समूह, समर्पित लोगों का, स्वार्थी लोगों का नहीं। स्वार्थी लोगों से आप हल्ला तो कर सकते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो कर सकते हो, लेकिन स्वार्थी लोगों से आप अपनी मंजिल को पूरा नहीं कर सकते। मंजिल को पूरा करना है तो आपको निस्वार्थी लोगों का समूह खड़ा करना होगा, जिनका स्वयं के लिए कोई स्वार्थ नहीं है, जिनके जीवन का लक्ष्य, जैसे लोग भाषण देते तो कहते हैं मैं मिशन पूरा करना चाहता हूँ। तो मिशन तो एक ही शब्द है, लेकिन उसके अर्थ 2 हैं, उसके मतलब मकसद 2 है। मिशन के मकसद 2 हैं। एक है समाज के लिए काम करना और एक है
स्वयं के लिए काम करना। जब भाषण करेंगे तो दोनों एक ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और आपने देखा होगा 2-4 उदाहरण, 10-20 उदाहरण आपको देश में मिलेंगे कि उन्होंने समाज की दुहाई दी, समाज का नारा लगाया, समाज के लिए बहुत बड़े बड़े वायदे किए, और जब उनको मौका मिला, थोड़ा मौका मिला, सांसद बनने का मौका मिला, तो समाज को उन्होंने किक किया और सांसद बन गया। मंत्री बनने का मौका मिला तो मंत्री बन गया, बना ना। और जब वहां से उसको किक किया गया, वहां से ठोकर मारी गई, तो फिर वो चिल्लाता है आज कि मैं तो समाज के लिए हूं। भाई, ये तो आप शुरू में भी कहते थे कि मैं समाज के लिए हूं, लेकिन जब आप समाज के लिए थे तो जिनके विरोध में थे उनके चरणों में क्यों गए? उनके चरणों में क्यों गए? मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें जो काम करना है, बड़ी बारीकी नजर रखनी है, बड़ी बारीकी नजर रखनी है कि हमारा कोई भी साथी, धर्म प्रकाश भारती भी उसमें सम्मिलित है, उस पर भी नजर रखनी है आप लोगों को कि ये समाज के लिए बात कहकर, समाज की बात कहकर कोई अपना निजी स्वार्थ पूरा करने की जुगाड़ में तो नहीं है। इसी को कहते हैं। तथागत से किसी ने पूछा कि तथागत बड़े छोटे में बताओ धम्म क्या है, तो तथागत ने क्या कहा मालूम है? बहुत छोटे में, जागरूक होकर जीवन जीना ही धम्म है। जागरूक होकर जीवन जीना ही धम्म है, बस इतना छोटा सा है। मतलब जो व्यक्ति जागरूक है, चैतन्य है, वो कभी धोखा नहीं खा सकता, और जो जागरूक नहीं है वही तो धोखा खाएगा। तो ये बातें मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमको भी ये काम करना, 100 करोड़ लोगों को वहां से निकालना है। तो निकालने के लिए क्या कुछ घेराबंदी हमको भी करनी पड़ेगी, हमको भी हमारे समाज की घेराबंदी। अभी पहले चरण में हम अपने समाज की घेराबंदी की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। जब अपने समाज की घेराबंदी हो जाएगी तो उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से प्रभावित करके फिर हम दूसरों की भी घेराबंदी करेंगे। बात सही है ना? बात सही है ना भाई? दूसरे को हम प्रभावित कब कर पाएंगे? जब हम एक समूह बना लेंगे। या जो MRI आप 8,000 में, 7,000 में बाहर कराएंगे, वो MRI आपको 1200-1400 रुपये में करके दे रहे हो, 1400 रुपये, समझ रहे कि नहीं? 13-14 महीने किसानों का आंदोलन चला। किसानों के आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका दिल्ली के सिखों की और गुरुद्वारों की थी। दूध, चाय, पानी, राशन। भाई, आज हम जो कहने के लिए मजबूर है, ये शब्द में जो बोल पा रहा हूं, तो उन्होंने विवश किया है ना हमको, उनकी संस्कृति ने, उनके व्यवहार ने विवश किया है ना हमको। गलत बोल रहा हूं मैं, है ना? तो इस किस्म का व्यवहार, इस किस्म की संस्कृति जब बाबा साहब को मानने वाले लोग, फूले को मानने वाले लोग, बुद्ध के अनुयायी लोग जब अपने अंदर विकसित करेंगे, तब फिर हम इस देश के मुसलमान को, ईसाई को, सिख को और ब्राह्मण को भी प्रभावित करने की ताकत पैदा करेंगे। कर पाएंगे कि नहीं? लेकिन सबसे पहले ये हमें स्वयं में करना होगा। तो इसके लिए कुछ हम लोगों को प्लानिंग से काम करना होगा। तो प्लानिंग से काम करने के लिए मैं भी 12-14 पॉइंट आप लोगों से बीच में बात करूंगा। सबसे पहले भी हमको बनाना है एक आचार्यों का पैनल, धम्माचार्य। जैसे भी सुझाव आए ना कि हमको काम करने वाले लोगों को पहले प्रशिक्षित किया जाए, उसको पद बाद में दिया जाए। जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला संगठन सचिव, जिला कोषाध्यक्ष बाद में बनाया जाए। पहले उसको उसके कर्तव्य का प्रशिक्षण दिया जाए। पहले उसकी ड्यूटी उसके दिलो दिमाग के अंदर बैठनी चाहिए कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी जिम्मेवारी क्या है। ठीक है ना? तो इसके लिए हमारे पास अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम है इंजीनियर किशोर बौद्ध। अब एक व्यक्ति, उनका घर परिवार भी है, उनकी बेटी है, समझ रहे कि नहीं? तो वो कितना समय दे पाएंगे? समय बहुत कम दे पाते। और
हमारे सामने 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों को हमें तैयार करना है, तो एक व्यक्ति से संभव है नहीं, है ना। तो कम से कम हमें एक आचार्यों का पैनल तैयार करना पड़ेगा जो इंजीनियर किशोर, मिनी इंजीनियर किशोर हों, जो जिले जिले में जा जाके 100 लोगों को बैठा लें, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। और उनको देखिए, कैडर जो होता है ना, जैसे 5 दिन का कैडर है, तो हम क्या सोचते हैं, हम सीखने के लिए आए। तो पहला पॉइंट सीखना नहीं है, बैठेंगे तो सीखेंगे, ये निश्चित है, बैठेंगे तो सीखेंगे, ये निश्चित है। लेकिन पहला पॉइंट सीखना नहीं है, पहला पॉइंट है धैर्य उत्पन्न करना। क्या हम 5 दिन अपने घर परिवार से दूर रहकर समाज के उद्देश्य के लिए समर्पित हो सकते हैं? पहला उद्देश्य है। और जब हम 5 दिन बैठेंगे तो सीखेंगे हमें करना क्या है। तो उसके लिए हमें एक पैनल तैयार करना है, और बाहर से लोग नहीं आएंगे। जो लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हीं में से अभी हमने ऐसा तय किया है कि हम करीब 20 सहायक आचार्यों का पैनल तैयार करेंगे, और उसके लिए हम सलाह कर लेंगे। अभी मेरी बात हुई थी इंजीनियर साहब से, किशोर बौद्ध साहब से, वो आ नहीं पाए, प्रॉब्लम में थे, पर्सनल प्रॉब्लम थी उनकी। 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन का केंद्रीय कार्यालय आगरा में करीब 20 लोगों को उन्होंने कहा कि मुझे आप दे दीजिए, मैं अपने बैठकर उनको बोर्ड पर लिखना और प्रशिक्षण देना सिखाऊंगा, है ना। तो आचार्य जी हमारे करीब 20 लोगों को देश भर से प्रशिक्षण देना सिखाएंगे, और उनकी कोई दूसरी ड्यूटी नहीं होगी। उनकी ड्यूटी सिर्फ ये होगी कि उनको जहाँ से निमंत्रण मिलता है, आप अपना थैला झोला उठाओ और वहाँ पहुँचो, और वहाँ जो 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग इकट्ठे मिलते हैं, उनको प्रशिक्षित करने का काम करो। जो तथागत बुद्ध का भिक्षु संघ था ना, वो भिक्षु संघ यही काम करता था। भिक्षु संघ संस्कार नहीं कराता था, लगुन, सगाई, टीका उठावनी, शादी विवाह, ये काम नहीं था भिक्षु संघ का। उस समय बुद्ध बिहारी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। भिक्षु टीचिंग करते थे, टीचर थे भिक्षु, संस्कार नहीं देते थे। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरह से हमें पहला पैनल बनाना है। यह हो गया हमारा पहला पैनल। फिर हमको जनमानस को तैयार करना है। जनमानस को तैयार करना है तो उसके लिए हमें एक पैनल बनाना है, प्रबोधनकार, यानी भाषण देने वाले लोग। हमारे पास कई साथी ऐसे हैं जिनका भाषण बहुत अच्छा है, राशन तो 0 है। राशन का मतलब समझ रहे हो आप? उनके पास 10 लोग हों संभव नहीं, वो 10 लोगों को खाना खिला पाए, इतना उनका कलेजा नहीं, दिल नहीं, लेकिन भाषण बहुत अच्छा है। और हमको अपनी बिगड़ी बात बनानी है तो हर उस व्यक्ति का सहयोग लेना है जिसके पास कुछ ना कुछ है। तो उनका भाषण अच्छा है, 2 घंटे तक बोलना चाहते हैं, है ना। हमारे इस बैच में भी बहुत साथियों की तमन्ना होगी कि अगर 5 मिनट मुझे मिली होती तो मैं बहुत अच्छी बात कहने वाला था। होगी ना कुछ लोगों की तमन्ना, निश्चित रूप से होगी, मैं जानता हूँ। समझ गए नहीं? तो हम उनकी तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं। आप 5 मिनट मत कहिए, पूरे 2 घंटा कहिए। एक बोतल रखिए पानी की मेरी तरह, जब गला सूखे तो पानी पी लीजिए, और फिर कहिए। हमें तो 100 करोड़ लोग हैं, बहुत बड़ा एरिया है हमारा, जो सब ये काम हमको करना है। तीसरा जो धम्म की संगति में समाज आ रहा है बड़ी तेजी से, बुद्ध धम्म को अडॉप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। अब जब स्वीकार कर रहा है तो उसको फिर संस्कार देने वाले चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था तो इंदौर से करीब 60-70 किलोमीटर दूर मासाब एक बलाई समाज होता है, तो मैं वहाँ गया। उज्जैनी साहब हमारे बैठे हैं, ये भी साथ में थे। उन्होंने कहा साहब ये लोग पहले सब बाबा साहब जब धम्म की दीक्षा लिए थे तो ये सब बौद्ध हो गए थे। तो मैंने, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बोले साहब खुशी की बात नहीं है। मैंने, क्योंकि ये फिर हिंदू हो गए। तो मैंने, फिर हिंदू क्यों हो गए? ये हिंदू ये इसलिए हो गए कि बौद्ध बनने के बाद बौद्ध संस्कार देने वाला इनको कोई नहीं मिला। जब कोई नहीं मिला तो जो बौद्ध नहीं हुए थे परिवार के लोग, उन्होंने पंडित जी को फिर लाना शुरू कर दिया। बोले भाई तुम्हारे पास तो कोई है नहीं,
और पंडित जी तो बिना बुलाए पीछे बैठे रहते हैं, उन्हें बुलाने नहीं जाना पड़ता कभी। मैं बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, वो तो पीछे बैठे रहते हैं और कहते हैं साहब पता नहीं अब आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वरना हम तो 10 पीढ़ियों से, आपके दादा के मेरे दादा थे, उसके दादा के उसके दादा थे, उसके दादा के उसके दादा थे। क्यों साहब, है ना, सही है गलत है? तो हमने एक एक चीज को अध्ययन किया कि हम बुद्ध बनाते जाएं, बौद्ध बनाते जाएं और संस्कार देने वाले लोग तैयार ना करें, तो फिर तो हम जिस कचड़े से इनको निकाल के ला रहे हैं, जिस षड्यंत्र से निकाल के ला रहे हैं, तो वापस वहां पर चले जाएंगे ना। तो एक पैनल हमको धम्म संस्कृति के आचार्य, धम्म संस्कार देने वालों का एक पैनल तैयार करना होगा हर जिले में, जिसे हम धम्माचार्य कह सकते हैं, बौद्धाचार्य कह सकते हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार देने की उसमें कुशल क्षमता, कुशल, बहुत अच्छा। देखिए वाणी है सबसे ताकतवर, इसी वाणी से उसी बात को ऐसा कहा जा सकता है जो दिल पर गहरा चोट करे, और उसी वाणी से उसी शब्द को ऐसा कहा जा सकता है जो व्यक्ति को झेलना भी मुश्किल पड़ जाए। तो अच्छी तरह से उनको तैयार करना है, ये हम लोग विचार करेंगे अभी, जिस पे हमें चर्चा करनी है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का यही मतलब है। दूसरा, इससे आगे एक नियमावली की टीम बनाई थी, लेकिन काम इतना रहा पूरी साल में कि उस पर काम नहीं हुआ। तो हम उसको भी बहुत जल्दी एक्टिवेट करेंगे, इसलिए हम उसको करना चाहते हैं कि देखिए, व्यक्ति तक जो मिशन होता है, किसी व्यक्ति तक जो होता है, उसकी उम्र बहुत कम होती है, उसकी आयु बहुत कम होती है, समझ रहे नहीं? हमारे साथ जो सबसे बड़ी विडंबना रही है या दुखद घटना रही है, उसका हम जो बड़े शिकार हुए हैं, वो ये रहा है कि जब तक व्यक्ति रहा तब तक हमारा आंदोलन रहा, और वो व्यक्ति नहीं रहा तो हमारा आंदोलन धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। इसका मतलब हम उस आंदोलन को सिस्टम का भाग नहीं बना पाए, ऑटोमेटिक उसको नहीं ला पाए कि वो व्यक्ति ना रहे तब भी वो काम चलता रहना चाहिए। तो वो कैसे चल सकता है? वो चल सकता है नियमावली से, संविधान से। उसका मैं बड़ा उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मरे तो लोग कहते थे पंडित जी नहीं रहे तो देश कौन चलाएगा, लेकिन देश तो चला, इंदिरा जी ने चलाया। फिर लोग कहने लगे इंदिरा जी नहीं रहेगी तो देश कैसे चलेगा, इंदिरा जी नहीं रही। देश एक ऐसे आदमी ने चलाया जिसको लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं था मालूम था। गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस का भी उनको नहीं मालूम था, राजीव गांधी को। तो देश चला, किसने चलाया? संविधान ने चलाया ना। और आज देश ऐसे लोगों के हाथों में आ गया है कि जो बिल्कुल भी इस मानवतावादी प्रजातंत्र को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन संविधान उनको भी बाध्य किया हुआ है ना, उससे टकरा रहे हैं, वो उससे टक्कर ले रहे हैं ना। तो हमने भी ये सोचा कि हजारों वर्ष तक ये धम्म का, समाज का, मानव कल्याण का, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलते रहना चाहिए। उसके लिए हमें कोई ऐसी किताब तैयार करनी होगी, कोई ऐसी नियमावली बनानी होगी जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी गाइडलाइन से, उसके मार्गदर्शन से इस मूवमेंट को कमजोर नहीं पड़ने दे। क्यों? तो इसके लिए वो काम हमको करना है। एक काम जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, आज हमको नहीं लगता, आज आप देख रहे होंगे कि आरएसएस का व्यक्ति, उनके प्रवक्ता आप देखते हैं ना, टीवी पे बैठते हैं, 100% झूठ बोलते हैं, 100%। लेकिन उस झूठ को इतनी ताकत से बोलते हैं कि वो झूठ सच से भी ज्यादा सच लगता है कि नहीं लगता? तो ये कैसे संभव हुआ? इस काम को करने में उनको 90 वर्ष लगे। और कैसे उन्होंने काम किया? ये उन्होंने अपने स्कूल खोले, है ना, शिशु मंदिर स्कूल, सरस्वती मंदिर स्कूल, इस तरह से लगभग 50,000 उन्होंने स्कूल खोले। अभी तो पिछले 20 वर्षों से उन्होंने मिलिट्री के स्कूल भी खोले हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग भी वो दे रहे हैं। तो वो वहाँ से 3 वर्ष के बच्चे का ब्रेन वॉश करते हैं,
और इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि वो बड़ा कट्टरपंथी हो जाता है। वो सच को भी किसी भी कीमत में स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। करते ना, तो इसका हमारे पास क्या इलाज है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो हमने ऐसा सोचा, एक मोटा आंकलन हमने किया पूरे देश का कि हमको भी स्कूल खोलने चाहिए। हमने खोला, मैंने खुद इंटर कॉलेज बनाया। मैं जहाँ रहता हूँ हमने उस एरिया में 12 इंटर कॉलेज बनाए, एक डिग्री कॉलेज हम लोगों ने बनाया। समझ रहे कि नहीं? लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा, जितनी जरूरत है उतना नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक आइडिया हमारे दिमाग में आया कि हम इसका विकल्प तैयार कर सकते हैं। और वो विकल्प क्या होगा? वो विकल्प होगा कि लगभग 8 लाख से 10 लाख स्कूल हमारे SC ST OBC के हैं, निजी तौर पर। डिग्री कॉलेज नहीं है, बड़ी संख्या में इंटर कॉलेज भी नहीं है, 5वीं 8वीं हाई स्कूल, ठीक है ना? तो हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि जो ये स्कूल हैं, इन स्कूलों का जो मालिक है तो वो तो अपना ये कहीं ST का है, कहीं OBC का है, कहीं शेड्यूल कास्ट का है ना? तो ऐसे लोगों का एक संगठन खड़ा किया जाए, स्कूल प्रबंधकों का एक संगठन खड़ा किया जाए, और संगठन खड़ा करके उसको तैयार करके उनको कहना है कि देखो हमें सिलेबस तो वही पढ़ाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट तय करेगी, है ना? ये हमारी मजबूरी है। लेकिन हम बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र के बच्चे से को ही हम हमारे महापुरुषों की विचारधारा पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। बस इस सप्ताह में एक दिन रख लीजिए, 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे क्लास रख लीजिए। सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले, संत रविदास, संविधान, बुद्ध, उनके स्लोगन स्कूलों में लग जाएं, क्यों साहब? ये हो सकता है ना? तो वो जो बच्चे का दिमाग होता ना, बच्चे का दिमाग पहली बार जो यहाँ लिख जाता है, वो जीवन के अंतिम समय तक, उसकी मृत्यु तक वो मिटता नहीं है। तो वो वही तो RSS की है। तो उसका अल्टरनेट, उसका विकल्प हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमको एक समवैध शिक्षा परिषद का गठन करना चाहिए। नाम कुछ और भी हो सकता है। और उन सबको इकट्ठा करो, उनकी सेमिनार करो, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से छोटी छोटी महापुरुषों की हम बुक बनाएं। छोटी छोटी बुक, इतनी बड़ी, है ना? पूरी किताब नहीं, मोटी किताब नहीं, छोटे छोटे उपदेश, बुद्ध के उपदेश, बाबा साहब के उपदेश, बुद्ध के समकक्ष भिक्षुओं के उपदेश, सारिपुत्र के उपदेश, क्यों साहब? तो वो बच्चों के दिमाग में अगर बचपन से ही डाल दिए गए तो फिर वो किसी भी षड्यंत्र का शिकार नहीं होगा, वो किसी के शिकंजे में फंसने वाला नहीं होगा, उसको सब पता होगा। तो एक हमको इस पे काम करना चाहिए। दूसरा, इससे आगे जो बड़ा मीडिया है वो तो आपको जगह देगा नहीं, क्योंकि मीडिया पे, भारत के मीडिया पे 2 लोगों का कब्जा है। बनिया उसका मालिक है और ब्राह्मण उसका पत्रकार है। समझ गए कि नहीं? ब्राह्मण और बनिया का इतना जबरदस्त गठजोड़ है भारत में कि वो तीसरे राजपूत को भी नहीं घुसने देता। जो मूछ वाला राजपूत है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा घुसने देता है तो वो गार्ड की नौकरी तक घुसने देता है। बंदूक लेकर आपको गेट पे तो मिल जाएगा वो बैठा, लेकिन आपको ना तो मालिक मिलेगा ना तो संपादक मिलेगा। गलत कर रहा हूं मैं? तो इसके लिए हमें जो हमारा सोशल मीडिया है, छोटे छोटी पत्रिकाएं हैं, छोटे छोटे पेपर चल रहे हैं पूरे देश भर में, इनका भी हमको एक समूह तैयार करना चाहिए। इनका भी हमको एक मीडिया पैनल तैयार करना चाहिए, जिससे जैसे अगर वो आज की तारीख में तैयार होता, और जैसे उनकी 2-3 एजेंसी हैं, PTI है, AI है, किस्म की है, ऐसे हमारे भी बहुजन सोशल मीडिया की कोई एजेंसी अगर हम लोग एक्टिवेट कर लें तो वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे उनके 2 लोग और पूरे देश को उसको फॉरवर्ड वो कर देंगे। पता चलेगा हम भी 24 घंटे में 100 करोड़ लोग तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। क्यों बाबूजी, ठीक है ना? ये
है ना। तो एक इस पे हमको विचार करना चाहिए, जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं, जो इसके अनुभवी लोग हैं, उनकी टीम बनानी चाहिए कि भाई एक मीडिया पैनल तैयार करो, तो हमको हमारी बात पहुंचाने के लिए ये काम करना है। इसके आगे है कुछ प्रोग्राम। 17 और 18 मार्च को धम्म सेवक संघ का प्रोग्राम रहेगा आगरा में। 18 मार्च को हम लोग करते हैं बाबा साहब की स्मृति में, उनकी यादगार में। और 17 इस बार इसलिए कर रहे हैं कि 17 को रविवार है। रविवार है तो हम पूरे देश के युवाओं को, वहाँ लगभग 2000 युवाओं को इकट्ठा करेंगे और 2000 युवाओं के साथ हम लोग उनका कैडर प्रशिक्षण होगा, उनको तैयार करेंगे। और 18 मार्च को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के कर कमलों से वहाँ बुद्ध विहार स्थापित हुआ, बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की दीक्षा लेने से पूर्व बाबा साहब ने बुद्ध की प्रतिमा आगरा में स्थापित की थी। तो उनका एक 8-9 किलोमीटर का वो रूट रहता है, जिसमें पिछली बार हमने ये 18-19 किया था। 18-19 इसलिए किया था कि 18 को शनिवार था और 19 को रविवार था। इस बार 17 को रविवार है, तो ये प्रस्ताव में है। इस पर चर्चा सब लोग साथी कर लेंगे। ये कोई फाइनल निर्णय नहीं है, लेकिन इस पे ऐसा करेंगे हम लोग, तो वो युवाओं के लिए रहेगा। ठीक है, युवाओं को हमें तैयार करना है पूरे देश भर में। ये रहेगा मई जून में जो हम लोग चाहते थे कि हमको धम्म संसद बनानी है, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनानी है, पार्लियामेंट बोर्ड बनाना है, तो अभी हम उसको सिस्टम से नहीं कर पा रहे हैं। और हमने 37 राज्यों में 200 लोगों को चिन्हित किया हुआ है, लेकिन उस पर अभी हमको 50% सफलता मिल रही है। 50% अभी हमको सफलता, हाँ, तो सफलता नहीं मिल रही है। तो अभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं RS रवि साहब, तो उन्होंने कहा है कि अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, इसीलिए हमने इसको रखा है मई जून में। जून जुलाई मई जो होगा, मार्च के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी हो जाएगी, है ना। अधिसूचना जारी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम उसी हिसाब से डेट फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें चुनाव तो लड़ना नहीं है, हमें चुनाव नहीं लड़ना, तो हमें चुनाव में व्यस्त नहीं होना है। ठीक है, हमें हमारी विचारधारा के लोगों को पार्लियामेंट तक भेजना है, बुद्ध और अम्बेडकर के फॉलोवरों को हमें भेजना है, ये कोशिश करेंगे। तो उसके लिए 10 दिन 15 दिन का समय रहेगा, फिर 10 दिन 15 दिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, धम्म सेवक संघ, सामाजिक न्याय परिषद, इसका राजनीति से सीधा कोई संबंध नहीं है, समझ रहे नहीं। हमें सीधा राजनीति में भाग नहीं लेना है, हमें गैर राजनीतिक रहकर राजनीति को प्रभावित करना है। बात समझ पा रहे कि नहीं आप? देखिए, जिस दिन मैं ये मन में ये सोच लूंगा कि मुझे MLA बनना है, तो फिर सारा सिद्धांत, सारा मिशन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? कि MLA बनने के स्वार्थ में मैं ऐसे लोगों को भी चरण छूऊंगा जिनसे मेरा विचार नहीं मिलता या जिनसे मेरा संघर्ष है, गलत के सही, है ना। मैं वहां जाकर भी मत्था टेकूंगा जो मेरे उसूलों में नहीं है। इसलिए सीधा राजनीति में दखल रखने वाले लोग कभी अपनी संस्कृति को डेवलप नहीं कर सकते, वो संस्कृति को सहयोग कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो इसलिए ये रखा है हमने, जून में या जुलाई में या मई में, जैसा भी आएगा, और कोशिश करेंगे इसे जम्मू कश्मीर में रखने का। अगर जम्मू कश्मीर के साथी राजी होंगे तो वहाँ नहीं, लेकिन करेंगे इसको कहीं भी हिल स्टेशन पर, ठंडे एरिया में करेंगे, पहाड़ों में करेंगे, है ना। और कल से ही इसकी लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे कि उसमें किस किस व्यक्ति को आना है, समझ गए कि नहीं। एक तरह से वो चिंतन शिविर भी हो सकता है, चिंतन शिविर भी हो सकता है, ये हमारा रहेगा। इसके बाद हमारा 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जो हम प्रत्येक वर्ष अलग अलग एरिया में करते हैं,
इसमें हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का स्थापना दिवस भी मनाते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की दीक्षा दिवस भी हम लोग मनाते हैं। बड़ी खुशी की बात है, इस बार 12 अक्टूबर को विजयदशमी है, 12 अक्टूबर को, और हमारा जो प्रोग्राम होता है वो भी 12 अक्टूबर, 13 और 14 3 दिन का होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात इतिहास के पन्नों में छूट गई है, चंद लोग उस पर चर्चा करते हैं, बाकी लोग चर्चा नहीं करते। वो बात क्या है? वो बात यह है कि बाबा साहब ने जो दीक्षा ली थी वो विजयदशमी को दीक्षा ली थी। तारीख 14 अक्टूबर थी, लेकिन 14 अक्टूबर मकसद नहीं था बाबा साहब का। बाबा साहब का मकसद था अशोक विजयदशमी, समझ रहे कि नहीं? तारीख 14 पड़ी थी, 14 अक्टूबर था वो दिन, लेकिन बाबा साहब का मकसद 14 अक्टूबर नहीं था। तो बाबा साहब का मकसद था अशोक विजयदशमी। तो अशोक विजयदशमी ही बाबा साहब ने क्यों चुनी, ये कम से कम 100 करोड़ लोग जाने, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नागपुर ही क्यों चुना? बाबा साहब तो पूरे देश के लीडर थे और वो रहते बॉम्बे में थे, है ना, तो या तो बॉम्बे करना चाहिए था, लेकिन नागपुर ही क्यों किया? इसका बौद्धों के इतिहास से बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है, जिसको भारत के बौद्ध और अम्बेडकर अनुयायी भी नहीं जानते। तो हमारा प्रस्ताव ये है कि इस बार हम इसको नागपुर में रखें और 12 अक्टूबर को लगभग पूरे देश के लोगों को प्रेरित करें कि आप भी आज के दिन धम्म की दीक्षा लीजिए। कोशिश करें हम कि भारत से कम 10 लाख लोग उसी अशोक विजयदशमी को दीक्षा लें, जिस अशोक विजयदशमी को जिस पवित्र स्थान पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा ली थी। तो मैंने ये नागपुर प्रोग्राम था, मैं भी गया था नागपुर के हमारे सीनियर साथियों से मैंने अनुरोध किया था और मैंने कहा था कि आप एक ऐसा पर्चा तैयार करो, फोल्डर तैयार करो 4-5 पेज का, जिसमें हमारे ये 2 उद्देश्य पूरे हों। पहला उद्देश्य विजयदशमी ही क्यों बाबा साहब ने चुना, दूसरा उद्देश्य नागपुर ही क्यों चुना, पूरे भारत के लोग इसका मतलब जाने। और वो जब ही जानेंगे जब वो पर्चा बनेगा, फोल्डर बनेगा और उसकी कम से कम 10, 15, 20 लाख कॉपियां छपेंगी, एक एक जिले में 10-10 हजार कॉपियां बटेंगी, गांव-गांव तक जाएंगी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के धम्म सेवक संघ के सामाजिक न्याय परिषद के साथी उसका मतलब समझाएंगे। क्यों साहब, मैंने ये देखा, शिकायतें तो बहुत लोगों की रहती हैं कि साहब नागपुर हमारा मक्का मदीना है, इसको वो सम्मान नहीं मिला, मिलना चाहिए था। बस इतना कहकर शिकायत दर्ज करके वो अपनी जिम्मेवारी खत्म कर लेते हैं। मैं समझता हूं मिलना चाहिए था तो मिलने के लिए काम करना पड़ेगा। बाबा साहब की औलादों को ही काम करना पड़ेगा, किसी गांधी और जिन्ना की औलाद नहीं आएंगी। क्यों आएंगी? तो उससे क्या होगा, वो जो पंपलेट बनेगा, फोल्डर बनेगा, वो एक दस्तावेज हो जाएगा हमारी पीढ़ियों के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। क्यों सब? तो ये प्रस्ताव में कि हमें करना चाहिए। 13 को हम लोग अपना सेशन चला लेंगे और 14 को हम हमेशा धम्म शांति यात्रा निकालते हैं, विश्व धम्म शांति यात्रा, वो निकाल लेंगे और अपना 17वां स्थापना दिवस भी हमारा उसी के बीच में हो जाता है, तो ये काम कर लेंगे। इसके आगे है सदस्य बनाने पे हमें जोर देना है। देखिए, लिखित दस्तावेज क्या है आपके पास कि भारत में कितने बौद्ध रहते हैं? तो लिखित दस्तावेज जब बनेगा ना, जब आप एक एक जिले में कम से कम 10 हजार सदस्य बनाए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। एक जिले में अगर आप 10 हजार भी सदस्य बनाते हैं तो आप सीना ठोक कर कहेंगे कि मेरे जिले में 10 हजार बौद्ध रहते हैं जो हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य हैं, और उनका पूरा डाटा मेरे पास है, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, तभी तो कह पाओगे ना आप। क्यों साहब, सही है ना? तो एक हमारा इससे ये फायदा होगा। दूसरा हमारा फायदा होगा कि जो आर्थिक प्रॉब्लम, पैसे की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो पैसा भी हमको मिलेगा। और जब हमारा काम बहुत तेजी से बढ़ेगा, जब हम सामंतशाही ताकतों को चैलेंज करेंगे, उन्हें डैमेज करेंगे, तो हमारी बहुत सारी जांचें होंगी, बहुत सारी इंक्वायरी हमारे खिलाफ होगी,
और प्रचार किया जाएगा कि इनको विदेशों से पैसा मिलता है, ये विदेशों के इशारे पर देश में अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, ऐसा कहेंगे ना लोग। जब वो ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगाएंगे तब हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपने दस्तावेज पेश करेंगे कि ये हमारी सदस्यता होती है, इतने देश में हमारे सदस्य हैं जो 100-100 रुपये हमको देते हैं, हम उस पैसे से इस आंदोलन को चला रहे हैं। करिए साबित, क्यों साहब, ठीक रहेगा ना? तो ये इस किस्म से ये काम करना है। दूसरा बहुत विशेष महत्वपूर्ण है, हमें 50% भागीदारी संगठन में, DSS में तो 100%, लेकिन सामाजिक न्याय परिषद में और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में 50% भागीदारी हमको युवाओं को देनी है। हमको युवाओं को भी तैयार करना है। अगर 60 वर्ष का हमारा कोई व्यक्ति अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष फिर 40 वर्ष का हमारा 35 वर्ष का युवा बनना चाहिए। ये बड़ी उम्र के लोगों को त्याग करना होगा अगर सच्चे मन से चाहते हैं कि ये मूवमेंट सफल हो। बाकी दूसरे संगठनों की जो दशा है ना, हम कहते साहब इतने संगठन, उनकी दशा इतनी खराब क्यों है? इसलिए है कि जो अध्यक्ष बन गया वो मरने के बाद ही हटा है, जिंदा रह के हटा नहीं। गलत बोल रहा हूं मैं? पैर चलते नहीं, आवाज निकलती नहीं, लेकिन बाबूजी ही अध्यक्ष रहेंगे बस। तो बाबूजी बूढ़े, बाबूजी बुढ़िया गए, आंदोलन बुढ़िया गया। क्यों? बाबूजी बैठे बगल में बैठे। तुम नहीं, वो तुम, मैं भी तो बाबूजी की लाइन में ही लगा हूं। मैं भी तो 64 वर्ष का हूं, मैं कौन सा कम हूं? मुझे मुलायम सिंह यादव जी की एक बात याद है। जिस दिन उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया और शपथ दिलाई, शपथ दिलाकर जैसे ही उनको पत्रकारों ने उनको पकड़ा, आप लोगों ने भी देखा होगा, मुलायम सिंह बोले, मैं उनकी भाषा बता रहा हूँ कैसे बोले, मानो आज हमने समाजवादी पार्टी को युवा बना दिया, है ना। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी को मैंने आज दोबारा से जवान बना दिया। ये मुलायम सिंह यादव ने कहा था, आप लोगों ने भी टीवी पे सुना होगा, कहा था कि नहीं? हमको भी करना पड़ेगा ना ये काम। भाई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बूढ़ों का संगठन बना रहे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। कम से कम 50% हमको इसमें 45 वर्ष तक की उम्र तक को भी रखना है। बड़े भी रहेंगे, अनुभवी लोग भी रहेंगे। अगर अनुभवी लोग नहीं रहेंगे, तजुर्बेकार लोग नहीं रहेंगे, तो फिर युवा पता नहीं गेयर किधर डाल रहा है, उसको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा। गलत कर रहा हूं मैं? भाई राष्ट्रपति 50 वर्ष की उम्र के बाद ही बनेगा, ये नियम क्यों है? इसलिए कि परमाणु बम की ताकत राष्ट्रपति के पास है। तो कोई 30 साल का लड़का बना दिया तो पता नहीं परमाणु बम का ये इस्तेमाल कर बैठे, क्यों? कभी तो ये उम्र का भी तो रहता है ना। लेकिन युवाओं को भी हमको तैयार करना, मेरी ये प्रार्थना है, हमको करना चाहिए। ठीक, धम्म आंदोलन को गति देने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए हमें अपने पढ़े लिखे नौकरी पेशा वालों की एक टीम गठित करनी चाहिए कि भाई आप वाकई, आप पे समय नहीं है, समय नहीं तो कोई बात नहीं, आप हमको आर्थिक रूप से तो मदद कर सकते हो ना। नगद नहीं दे सकते तो स्टेशनरी छपा दो। जैसे मैंने भी आपको बोला ना कि स्कूलों में हम छोटी छोटी बुकें बनाएंगे, स्कूलों में बांटेंगे, तो भाई कम से कम एक ग्रुप ऐसा तैयार हो जाएगा तो हमको स्टेशनरी दे दें। नगद पैसा देने में अगर आपको डाउट है कि आपके पैसे का हम मिसयूज कर सकते हैं, तो आप साहित्य छपवाने में तो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो ना। या मीडिया पैनल जो हम तैयार करना चाहते हैं तो मीडिया पैनल में मदद कर सकते हो। अब मैं अपने मीडिया पैनल वालों का बता दूंगा आपको, मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है, इसको अदरवाइज मत लेना आप लोग। हमारा जो अंबेडकर मूवमेंट का मीडिया है, यूट्यूब चैनल या छोटी छोटी पत्रिकाएं, मैं बड़ा कड़वा सच आपको कह रहा हूँ, ये सुबह जब 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के निकलते हैं ना घर से मोटरसाइकिल में, दूसरी बार इन पर पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते, जेब में पैसा नहीं होता इन बेचारों के पास। वो जीवन का एक संघर्ष कर रहे हैं, उनकी तमन्ना है कि मैं समाज के लिए काम करूं, मैं मिशन के लिए काम करूं,
लेकिन हम लोग उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। हम आर्थिक रूप से उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके वो भी विरोधी के शिकंजे में आ जाते हैं। आर्थिक मजबूरी के कारण उन पर कहीं दूसरी जगह से नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। ये कड़वा सच है। तो इसके लिए हमें कम से कम हमारा एक प्रबुद्ध वर्ग या संपन्न वर्ग अगर हमारा कोई बन जाए, तो ये जो मीडिया पैनल हम बनाए, तो हम उन्हें कहें कि बेटा चिंता मत करना, मेरा बेटा बाद में स्कूल जाएगा, तेरा बच्चा पहले स्कूल जाएगा। क्यों? मेरे घर में राशन बाद में आएगा, तेरे घर में राशन पहले आएगा। तो वो भी निडर होकर हमारी बात को लिखेगा, वीडियो बनाएगा, एडिट करेगा और उसको फॉरवर्ड करेगा। करना पड़ेगा ना ये काम, केवल कहने से नहीं चलेगा। तो ये सब काम हमको करने हैं। इसके लिए दिल्ली में एक प्रस्ताव पास हुआ था केंद्रीय कार्यालय खोलने का। उसमें बहुत साथियों ने वायदा भी किया था कि हम पैसा देंगे साहब, लेकिन इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब ने 50,000 दिए हैं, बाकी दूसरे साथी ने 1 रुपया नहीं दिया। चूँकि हमको दिल्ली में ऑफिस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये भारत का दिल है और यहाँ से फ्लाइट पूरे देश के लिए, ट्रेन पूरे देश के लिए, पूरे देश की एक्टिविटीज़ दिल्ली में ही होती है। इसलिए दिल्ली में हमारा अड्डा, मैं अड्डा कह रहा हूँ उसको, ये आगरा की भाषा है, दिल्ली में भी हमारा अड्डा मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस पे हम लोगों को काम करना है। दूसरा, जूम की संख्या हम नहीं बढ़ा पा रहे। देखिए, बुद्ध ने ज्ञान दिया, ज्ञान ने विज्ञान दिया, विज्ञान ने टेक्नोलॉजी दी, और टेक्नोलॉजी का दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं। हम लोग उस टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो अब जूम की संख्या देखिए आप, 100, 150, 80, 90, 50, 75। हर सोमवार को शाम को 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे संविधान का वाचन होता है। और संविधान बहुत जरूरी है हमें समझना। उस पर हमारे 25, कभी कभी तो 40 लोग रह जाते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जूम पर स्वयं भी जुड़ें और कम से कम 5-5 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हमारे लोग क्या कहते हैं, साहब हम मैसेज कर दिए थे, हम व्हाट्सएप कर दिए थे। देखिए, मैसेज का कोई नोटिस नहीं लेता। आप 10 लोगों पर टेलीफोन करिए और जुड़ने से 10 मिनट पहले फिर टेलीफोन करिए कि भाई 8 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जल्दी से आप जुड़िए। जो जागरूक लोग हैं वो सोते हुए लोगों को जगाने का काम उनको करना पड़ेगा। और बुद्ध और उनका धम्म, जिसको बाबा साहब ने पूरी दुनिया को धम्म का गाइडलाइन देने के लिए लिखा, अब पूरी दुनिया को तो छोड़ो, अभी हम उसको भारत में ही मान्यता नहीं दिला पा रहे हैं। तो सुबह बुधवार को 7 बजे से 8 बजे 5वीं बार ये हो रहा है, 5 साल से कंटिन्यू हो रहा है। बुद्ध और उनके धम्म का वाचन हो रहा है ना। उस पर भी संख्या ज़्यादा नहीं है। तो भाई ये बहुत सुबह का टाइम है, कम से कम 1 घंटा हम उसमें निकालें। तो ये सब काम हमको साथियों करना है। जूम की भी सदस्यता हमको बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जूम को जोड़ना है। और मैं एक विशेष अनुरोध करके अब अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा विशेष अनुरोध यह है कि मैं खुद स्वयं भी करूँगा और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि कुछ जो सीनियर बड़ी उम्र के साथी हैं वो भिक्षु संघ के लिए भी काम करें। हमारे यहाँ 5-7 हज़ार भिक्षु हैं पूरे देश में, भिक्षु हैं, भिक्षु संघ नहीं है। संघ क्यों नहीं है? नाम का तो संघ है, 5-6 संघ बने हुए हैं, लेकिन एक भिक्षु दूसरे भिक्षु का निर्देश नहीं मानता। समझ गए? जब एक भिक्षु दूसरे भिक्षु का निर्देश नहीं मानता तो संघ नहीं है। क्यों सर? तो मैं भी लगूंगा, मेरी भी अब तमन्ना है बहुत जल्दी भिक्षु संघ में काम करने की। कुछ भिक्षु ऐसे हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से मैं मिला हूं, जो नैतिक हैं, चरित्रवान हैं, आदर्शवादी हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, वाकई कुछ करना चाहते हैं। तो हम उनमें से कम 50, 25, 100 ऐसे भिक्षुओं को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके उनका एक भिक्षु संघ बनाएं और उस भिक्षु संघ को हम प्रमोट करें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद उनको प्रमोट करें और उनकी ड्यूटी लगाए
कि भंते जी खाना किराया सारी व्यवस्था हम करेंगे, मंच हमारा होगा, टेंट हमारा होगा, लोग हमारे होंगे, आपको तो केवल 2-2.5 घंटे 3 घंटे तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश देने हैं, धम्म देशना देनी है। वाकई धम्म देशना, अभी जो धम्म देशना भिक्षुओं की होती है ना, उसका ना सर होता है ना पैर, गलत कह रहा हूं मैं। ऐसी धम्म देशना कि विरोधी बन के आए सुनने के लिए और धम्म की दीक्षा लेके वापस जाए। यही तो बुद्ध के भिक्षु संघ पे पावर था। लोग कहते थे ना कि उनको सम्मोहक शक्ति है, लोग वो बताते थे कि गौतम के पास मन चलेगा ना भूल से भी, अगर गौतम बुद्ध के सामने बेटा तू पड़ गया तो तू चरणों में पड़ जाएगा। पूछते थे क्योंकि वो सम्मोहन शक्ति होती है, सम्मोहन शक्ति है बुद्ध के पास। सम्मोहन शक्ति नहीं थी, वाणी थी, शब्द थे, शब्दावली थी, जिस शब्द से तमाम बड़े बड़े विरोधी आते थे और वो भिक्षु बन के चीवर पहन के लौट के वापस जाते थे। क्यों साहब? तो ऐसा भिक्षु संघ हमको स्थापित करना।